हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th में ओम के नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ओम के नियम लिखने के लिए और उसे सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम ओम के नियम को लिखेंगे और इसके साथ साथ ओम के नियम को प्रूव करने के लिए भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में आराम से लिख दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको एग्जाम में आएगा ओम के नियम को लिखें तथा सत्यापित करें। तो आपको ओम का नियम क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ओम का नियम जो है ये 1827 ईस्वी में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया। जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक था 1827 ईस्वी में, उसने क्या दिया था, एक ओम का नियम दिया था। और इस नियम के तहत उसने क्या किया कहा था। इस वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज साइमन ओम था, इसलिए अपने हिसाब से ये अपने नाम रख दिया ओम का नियम, अपने नाम पर ही रख दिया। तो इसने कहा था कि किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा और उस तार के सिरों के बीच का विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। इसने कहा था कि मान के चलिए एक धातु का तार, धातु मतलब जिससे अगर करंट बह सके, धातु के तार से अगर विद्युत धारा आपको आई बह रही है और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, एक सिरा दूसरे सिरा तक ले जाने में इसके बीच का विभवांतर जो है भी है। तो कहा था इसने भी जो होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। इसका मतलब अगर भी का मान, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा, और विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती, या तो समानुपाती, या इंग्लिश में कहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम इस सवाल को आगे समझते हैं। तो ये ओम का नियम, आपको अगर पूछेगा ओम के नियम को लिखे तो केवल यही लिख देना है। 1827 ईस्वी में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया कि किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा और उस तार के सिरों के बीच का विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो तार जो है उसका तापमान जो है सेम ही रहना चाहिए, उसमें कोई उलटफेर नहीं होनी चाहिए। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। और केवल नियम पूछे तो आप ये लिख दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर पूछता है नियम को लिखने के बाद ये सत्यापित भी करें। तो चलिए इसको हम सीखने का कोशिश करते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। तो मान लीजिए यदि विभवांतर भी हो तथा प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई हो, तो ये ओम के नियम के हिसाब से भी जो है, विभवांतर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई, भी जो है अनुक्रमानुपाती होगा आई का। तो भी की जगह पे हम क्या करते, भी का भी लिख दिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो इसके जगह पे बराबर का चिन्ह देते हैं और एक नियतांक को जोड़ देते हैं। नियतांक हम क्या मान लिए, आर मान लिए हैं यहाँ पे, और आई तो आपको पहले से ही था। तो इस जगह पे भी बराबर क्या हो गया, आपको आई इंटू आर हो गया। यही आपको ओम का नियम कहलाता है। इसी को जब उलट फेर करके देखिएगा तो क्या, आई को छोड़ दीजिए तो भी सेट गुना में सेट भागा में आ जाएगा, तो भी बटे आर हो जाएगा। इसी को लिखेंगे आई बराबर भी बटे आर। या आप क्या कीजिएगा, आर को अकेला छोड़ दीजिएगा तो भी गुना में तो सेट भागा में आ जाएगा, तो भी बटे आई। आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई होता है। और जहाँ आर एक क्या है, नियतांक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके जगह पे बराबर आता है, और एक नियतांक को ही हम जोड़ देते हैं। ये आपका ओम का नियम हो गया। अब सत्यापन करने का इसको हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है इस नियम को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, ये सत्यापित करने के लिए 0.5 मीटर लंबा नाइक्रोम का तार लिया था। तार था जो कि विद्युत का सुचालक होगा, उससे अगर करंट बहता है। सबसे पहले क्या किया, 0.5 मीटर का एक नाइक्रोम का तार लिया, एक एमीटर लिया जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है, एक वोल्ट मीटर लिया जिससे विभवांतर को मापा जाता है, तथा 4 सेल लिया जिसको हम बैटरी भी कहते हैं, जिससे अगर करंट निकलता है, जिसमें प्रत्येक सेल 0.5 वोल्ट का था, और चित्रानुसार परिपथ में लगाया। तो ये सारे औजार ये लिया और इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, परिपथ को बना लिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि यहाँ पे 4 ठो सेल लिया है। एक सेल प्लस माइनस 1 सेल हुआ, प्लस माइनस 2 सेल हुआ, प्लस माइनस 3 सेल हुआ, प्लस माइनस 4 सेल लिया। सेल को हम लोग फिजिक्स में ऐसे ही दर्शाते हैं, एक बड़ा लकीर एक छोटा लकीर के रूप में।
इसके बाद ये तार को जोड़ा, तार को जोड़ने के बाद आगे एक क्या कर लिया, प्रतिरोध को लगा दिया, प्रतिरोध का सिंबल है। और इसके बाद वोल्ट मीटर को लगा दिया, जिससे विभवांतर के मान को मापा जा सके। वोल्ट मीटर हमेशा आपको जो होता है वो समांतर क्रम में होता है, इसलिए इसको नीचे लगा दिया गया है। इसके बाद एक एमीटर को लगा दिया और इसके बाद एक स्विच को लगा दिया और इस प्रकार परिपथ को बंद कर दिया। और परिपथ का परिभाषा जानते ही आप, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आप देखिए तार है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर जाके बैटरी के माइनस वाला में जाके जुट गया है। तो इस हिसाब से ये आपका परिपथ तैयार हो गया है। ये किया क्या है कि सबसे पहले विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग किया और परिपथ में नाइक्रोम के तार से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के मान को एमीटर, विद्युत धारा के मान को एमीटर के पाठ्यांक I1 तथा तार के सिरों के बीच के विभवांतर का मान वोल्टमीटर का पाठ्यांक द्वारा V1 प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि नाइक्रोम का तार जो लिया था परिपथ में, इसमें क्या है, इससे जो करंट प्रभावित हुआ, एक सेल पहले लगाया, एक बैटरी लगाया, बैटरी लगाने इसके बाद कुछ करंट इसमें प्रभावित होगा। प्रभावित होने के बाद इसका विद्युत धारा जो पहला बैटरी से जो विद्युत धारा प्रभावित हो उसको I1 मान लिया और यहाँ से यहाँ तक करंट को लाने में जो कार्य किया गया उसी को तो हम विभवांतर कहते हैं और विभवांतर को V1 मान लिया। और इसको विद्युत धारा के मान को एमीटर के द्वारा और विभवांतर के मान को वोल्टमीटर के द्वारा I1 तथा V1 मान लिया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। अब फिर इसी प्रकार ये क्या किया, इसी परिपथ में दो सेल जोड़कर विद्युत धारा I2 तथा विभवांतर V2 परिपथ में तीन सेल जोड़कर विद्युत धारा I3 तथा विभवांतर V3, पुनः चार सेल जोड़कर विद्युत धारा में I4 तथा विभवांतर V4 को एमीटर तथा वोल्टमीटर के द्वारा प्राप्त पाठ्यांक से लिखा। ये किया क्या, आपको अगर मान लीजिए एक सेल जोड़ा तो इसका विद्युत धारा का मान अलग होगा, क्योंकि एक बैटरी है उसका पावर भी क्या होगा, कम होगा। जब दो बैटरी जोड़ेगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब दो बैटरी जोड़ के देखा तो इसको मान लिया, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ I2 और इसका विभवांतर के मान को मान लिया V2। फिर इसी प्रकार तीन बैटरी लगा तो और वोल्टेज बढ़ेगा विभवांतर V3 मान लिया और उसका धारा जो का मान को I3 मान लिया। इसी प्रकार आपको चार बैटरी लिया, चार बैटरी लेगा तो और वोल्टेज बढ़ेगा तो V3 मतलब V3 मान लिया गया, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दो बैटरी और तीन बैटरी में फ़र्क होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार इसमें जो विद्युत धारा प्रभावित किया गया उसको मान लिया यहाँ पे चार बैटरी लगाया तो V4 और चार बैटरी लगाया तो उसका विद्युत धारा का मान क्या हो गया, I4। इस हिसाब से उसको क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो आप देख सकते हैं उसको लिखा गया। प्रत्येक विद्युत धारा के मान और विभवांतर के मान का ग्राफ खींचा और इसको किया क्या, वो सबसे पहले जो आप अभी जस्ट बताए, जब एक बैटरी जोड़ रहा है तो उसका विद्युत धारा का मान कितना होता है, I1 होता है और उसका विभवांतर का मान V2। अगर दो बैटरी जोड़ता है तो विद्युत धारा का मान I2 यहाँ पे V1। जब दो बैटरी जोड़ता है तो उसका विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, तो इसको मान लिया था I2 और इसके विभवांतर के मान को V2। तीन बैटरी जोड़ा तो I3 और इसका विभवांतर का मान V3। फिर इसी प्रकार चार बैटरी जोड़ा तो इसके विभवांतर के मान कितना हो गया, आपको विभवांतर का मान विद्युत धारा का मान कितना हो गया 4 और विभवांतर का मान हो गया V4। इस हिसाब से एक बैटरी जोड़ने पर I1 V1, दो बैटरी जोड़ने पर I2 V2, इसके बाद तीन बैटरी जोड़ने पर I3 V3 और चार बैटरी जोड़ने पर I4 V4। इस प्रकार क्या किया, उसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद विद्युत धारा के मान और उसके बाद विभवांतर के मान का एक क्या किया, ग्राफ खींचा। तो इस हिसाब से क्या एक्स अक्ष खींच लिया और इसके बाद वाई अक्ष खींच लिया और विभवांतर को रखा वाई अक्ष पर और इसके बाद विद्युत धारा को रखा एक्स अक्ष पर। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा कि I1, क्योंकि पहला बैटरी लगाया था इसका विद्युत धारा का मान क्या था, I1 था और इसका क्या कहते हैं, विभवांतर का मान V1 था। तो इस हिसाब से वाई अक्ष पे V1 रखा और यहाँ पे एक बिंदु बना। फिर उसी प्रकार विद्युत धारा का मान I2 था तो इसका क्या था, V2। इसको मिलाते हैं, इस दर से मिलाते हैं, यहाँ पे मिलता है। फिर इसके बाद विद्युत धारा का मान I3 था और विभवांतर V3 था। विद्युत धारा का मान I3 और विभवांतर का मान V3। इस हिसाब से एक बिंदु बना और इस हिसाब से जो है आपका चौथा बैटरी जोड़ने के बाद आपका विद्युत धारा का मान आया था I4 और इसके विभवांतर का मान आया था आपको V4। इस हिसाब से देखा कि बिंदु एक सीध में आ रही है और इसके साथ जब इसको एक लाइन खींचा तो देखा कि वो क्या होता है, मूल बिंदु से होकर
गुजरता है। इससे ये स्पष्ट होता है अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो विभवांतर का भी मान बढ़ता है, फिर विद्युत धारा का मान बढ़ा, विभवांतर का भी मान बढ़ रहा है, फिर विद्युत धारा का मान बढ़ा, विभवांतर का भी मान। इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा के पीछे पीछे उसके विभवांतर का मान भी उसको क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है या उसके पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए तो एक सीध में मूल बिंदु से होकर गुजरा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें जो है विभवांतर का जो मान है वो किस पर डिपेंडेंट है, विद्युत धारा के मान पर डिपेंडेंट है। इसलिए इसको कहा गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को कहते V अनुक्रमानुपाती होगा I का। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ओम जो कहा था कि विभवांतर किसी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा को प्रभावित किया जाए तो उसके छोरों के बीच का विभवांतर जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को हम लिखें ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि V/I एक नियत अनुपात है, अतः इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होगा I का, और यही आपका ओम का नियम है। इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, R बराबर आप ये भी लिख सकते हैं V/I। इसके बाद और एक बताए थे I बराबर होता है V/R या V बराबर I इंटू R। यही से आपको ये सारी चीज़ निकलता है। तो इस हिसाब से आपको हमें लगता है कि जितना आपको लिखा दिया गया है, जितना आपको समझाया गया, अगर इतना आप कर लेते हैं स्क्रीनशॉट करके कंप्लीट कर लेते हैं तो ओम के नियम का आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए और अगर आपको और कोई ज़रूरत हो 10th क्लास में तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।